उसका 1/4 मतलब आधा नंबर 0.50 कट जाते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, जिससे आप मैथ बोलते हैं, इन दोनों के 38 प्रश्न। रीजनिंग में भी आपको 3 चीज दिखेंगी, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध और तार्किक। इसी तरह गणित में भी आपको 2 चीज मिलेंगी, एक संख्यात्मक एक मानसिक। और सामान्य हिंदी, इनके 37 प्रश्न होते हैं। तो परीक्षा ऑफलाइन होगी, नेगेटिव मार्किंग आधा नंबर, गलत के लिए कटेगा, सही के लिए 2 नंबर मिलेंगे। 150 प्रश्न, 300 नंबर का कुल प्राप्तांक है, मतलब अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स इसमें से आपने ऑब्टेन कितने किए वो आपका पेपर का है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, चलिए भैया, और 2 घंटे का ये पेपर होता है, तो 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने होते हैं, ऑफलाइन करने होते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने इसमें आपको बता रखी है। लिखित परीक्षा का जब आप इसमें देखोगे तो यहां ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब लाखों बच्चों के बीच में जितनी भी वैकेंसी है, चाहे 35,000 हो या 40,000 हो, लेकिन जब लाखों फॉर्म भरे जाते हैं तो इतना, हालांकि अगर आप देखोगे वैकेंसी की संख्या बढ़ती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मेरा भी आ सकता है, वैकेंसी कम होती है तो दिक्कत होती है। लेकिन जब फॉर्म ज्यादा होंगे, आजकल पढ़ाई का जरिया इतना ज्यादा ऑनलाइन से कुछ चीजें छूटती नहीं है, तो उतना ही कंपटीशन भी ज्यादा होगा। अब बाकी लोगों के कंपटीशन को आप एक ही तरीके से पीछे छोड़ सकते हो कि आप उनसे सिलेबस को सही से तैयार किए हो, सिलेबस का कोई कोना ना छोड़ा हो, और आपने उस सिलेबस को दबा के रिवाइज भी किया हो। उसके लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जो अहम है वो है कि आपको सिलेबस की जानकारी कितनी है। सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न आएंगे, लेकिन आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, और आधे बच्चे क्या सोचते हैं, गाइड वगैरह पकड़ लें, इतने सब्जेक्ट करने ही क्यों, ऊपर ऊपर से करके चले जाएं। लेकिन जब हम पेपर देखते हैं तो पेपर में आपको समझ में आता है कि प्रश्न बहुत अच्छे पूछे गए, बहुत डीपली पूछे गए, और वही 38 में से 18-20, 18-20, 16-17 ऐसे बच्चे करके आते हैं। जिस प्रकार अपने एसआई में जो मूल विधि वाला जीके वाला पोर्शन होता है, 40 में से 20-22 बना के आते हैं ना, इसमें और भी बुरी हालत होती है, 38 में से 16, 12, 14। अब जब आप इसका एक एक नंबर देखोगे, अलग से सिलेबस देखोगे, तो आपको लगेगा ये सब्जेक्ट तो मैंने किया ही नहीं, इसमें से मेरा एक क्वेश्चन आया तो मुझे आएगा ही नहीं, ये भी मैंने नहीं किया, इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, ये भी मुझे नहीं। हम क्या करके जाएंगे, आप इसमें से इतिहास खूब पढ़ के जाओगे, संविधान खूब पढ़ के जाओगे, आप भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल खूब पढ़ के जाओगे, आप कृषि वाणिज्य व्यापार क्या है पढ़ के जाओगे, बिल्कुल नहीं पढ़ के जाओगे। जनसंख्या 2-4 मोटी मोटी चीजें पढ़ के जाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे। क्या पर्यावरण नगरीकरण पढ़ के जाते हो, नहीं पढ़ के जाते हो। सामान्य विज्ञान भी चलो मोटा मोटा पढ़ लिया। अगर आप देखोगे अर्थव्यवस्था तो ठीक है, क्या आप भारतीय कल्चर संस्कृति को पढ़ के जाओगे, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट है। उत्तर प्रदेश के बारे में जब आप विशिष्ट जानकारी, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति थोड़ी बहुत पढ़ लोगे, उत्तर प्रदेश में राजस्व छोड़ दोगे, पुलिस सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल पढ़ के नहीं जाओगे, मानवाधिकार बिल्कुल पिछली बार नहीं पढ़ के गए होंगे। हम में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा, एक भी चीज गलत हो तो बता देना, ये नहीं पढ़ के गए होंगे जिनके ऊपर मैं गोला कर रहा हूं। आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद आप पढ़ के गए हो, बिल्कुल नहीं पढ़ के गए हो। जैसे आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद में बहुत सारी चीजें आती हैं, भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध नहीं पढ़ के गए होंगे अलग से, बिल्कुल एक एक भारत के पड़ोसी देश से ये चीज पेट में भी काम करेगी। इसी तरह करंट अफेयर पढ़ के जाते होगे तो मोटा मोटा चलो मान लेता हूं इसे थोड़ा सा पढ़ गए। हाँ, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन इसे पढ़ गए होगे, विमुद्रीकरण उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं, साइबर क्राइम बिल्कुल नहीं, जीएसटी क्या पढ़ के गए हो, बिल्कुल नहीं। पुरस्कार सम्मान मान लेता हूं थोड़ा बहुत पढ़ के गए हो, देश राजधानी मुद्रा मान लेता हूं पढ़ के गए हो, महत्वपूर्ण दिवस में भी मोटा मोटा, अनुसंधान खोज पुस्तक एवं उनके लेखक, लेकिन सोशल मीडिया कम्युनिकेशन नहीं पढ़ के गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 13-14 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से 11 टॉपिक तो आप पढ़ के नहीं जाते हैं। और आप अच्छे से समझिए, ये जो मानवाधिकार वाला है, मानवाधिकार, इसी से मानवाधिकार परिषद के खूब डीपली प्रश्न पूछे गए, मतलब वो प्रश्न किसी किताब में मौजूद नहीं थे, और 2 से 3 प्रश्न इसी से पूछे गए। जब हम पढ़ के नहीं जाएंगे, और ऐसा नहीं कि पिछले पेपरों में अगर आप देखोगे तो उनमें भी पूछे गए थे, तो कम से कम हमें होश रहना चाहिए था कि ये चीज हमें पढ़नी है, क्योंकि पिछली बार भी पूछा जा रहा है, अभी भी बार ये टॉपिक में सिलेबस में अभी भी पूछा जा सकता है। तो जब आप आधा सिलेबस तैयार करके गए
तो 38 में से 19 प्रश्नों में से ही आप सही कर पाओगे। 17 कर पाओ, 18 कर पाओ, या ज्यादा से ज्यादा 19 प्रश्नों के बराबर तो पढ़ के नहीं गए। तो जाहिर सी बात है, जब पढ़ के नहीं जाओगे तो तुक्का मारोगे। अब तुक्का जो होता है उसका तो ऐसे कि तुक्का सही भी हो सकता है, गलत। मान लो तुक्का गलत हो गया तो गलत तो हुआ ही हुआ, नेगेटिव और ले गए। इसलिए एक एक चीज को तैयार करो, खूब डीपली तैयार करो, हर एक चीज के नोट्स बनाओ। नोट्स अपने हाथ से बनाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी चीज की। नोट्स अपने हाथ से बनाने, एक एक अच्छे से नोट्स हाथ से बनाने लगे, यही आपको पार कर देगा कि हाँ भाई मैं नोट्स अपने हाथ से बना रहा हूं। 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो ऐसा समझो केवल 1 से 2 लाख बच्चे होते, उसका 10% ही मानो जो नोट्स अपने हाथ से बनाते होंगे। तो आधे 99% कंपटीशन तो यहीं खत्म हो गया। बहुत कम बच्चे होते हैं, नहीं तो सब गाइड्स पर भागेंगे। ठीक है भाई, चलो ये आगे की चीज हो गई। फिर जब आपने नोट्स बना लिए तो उनका रिवीजन करने का भी समय देखो। हर दिन की भाई हमें रिवीजन करना ही करना है, डेली का, 2 दिन का, 3 दिन का, हफ्ते में फिर रिवाइज मारना है। नोट्स बना लिए तो रिवाइज तो करे करो। नोट्स रिवाइज, नोट्स रिवाइज, नोट्स रिवाइज, बस इस थ्योरी पे आ जाओ, चीजें आपको हाथों में याद होने लगेंगी। जैसे इतिहास आपने इतनी बार पढ़ा होगा, या जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं, जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको कांग्रेस के बारे में यूं ही चीजें याद होने लगती है। क्यों होती हैं? क्योंकि आपने उसको कई बार उस तरह से पढ़ लिया है। फिर जब आप जीएसटी या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, विमुद्रीकरण, तो ये नहीं कि केवल जी 101वां संविधान था, 122 से इंट्रोड्यूस हुआ ये आर्टिकल। अच्छे से पढ़ो जीएसटी को, क्योंकि उसको पता है वो जीएसटी से सीधा ना पूछ के, वो घुमा के पूछे तब भी आप उत्तर दे दो। अब आपने जीएसटी पढ़ी भी और उत्तर तब भी नहीं दे पा रहे, तो ऐसी जीएसटी पढ़ने का फायदा क्या कि हमने कार्य भी किया। वो कहते हैं ना कि भाई काम नाम तो हो गया, लेकिन क्या उसका कोई असर या कोई परिणाम निकला, कोई नतीजा निकला? नहीं निकला। तो ऐसे पढ़ो कि उसका कोई नतीजा निकले। ऐसे पढ़ो, जब जनसंख्या पढ़ रहे हो तो जनसंख्या अधिनियम, एक एक चीज आपको पता हो, जनसंख्या के कौन कौन से पड़ाव होते हैं। ईमानदारी से देखो, प्रेषण जनसंख्या में से आए ना आए, वहां से जरूर फंस जाते हैं। और मेहनत तुम्हारी कभी जाया नहीं जाएगी। कभी भी जो तुम एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, यही चीज तुम्हें बाकियों से अलग करेगी, 35,000 में लाएगी। जब तुम अपने मन में यह बिठा लोगे कि आपके द्वारा की गई मेहनत कभी जाया जा ही नहीं सकती, कभी जाया नहीं जा सकती, और क्वेश्चन पे तो कभी ध्यान दो ही मत। आप दुनिया का हर एक प्रश्न कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा हो बहुत अच्छे से, उस सब्जेक्ट से कोई भी प्रश्न आए, किसी भी एग्जाम में आए, आप कर सकते हो, बशर्ते आपने उसे इत्मीनान से, आपने उसे सलीके से, आपने उसे लगन मेहनत से पढ़ा हो, नोट्स हो, रिवाइज किया हो। चलिए, तो ये चीज है, इन पर विशेष ध्यान, अच्छे से इनके नोट्स प्रिपरेशन, एक एक चीज अपने हाथ से नोट्स बनाना। देखो अगर परिवर्तन ना आए, उसके बाद में आ जाती है सामान्य हिंदी में भी। जैसे अगर आप टॉपिक देखोगे, बहुत से लोग आप ल्यूसेंट पढ़ के जाओगे, 99% लोग, अब पेपर देखोगे तो उसमें से नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान होगे। मिल भी जाए, बहुत सा पेपर मिलता भी, ऐसे नहीं कह रहा मैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो इससे हो सकता है 20 टॉपिक हो एक चैप्टर में। तो अब आपको देखना है कि मुझे 20 के 20 करने हैं। भाषा क्या होती है, भाषा की विशेषता क्या होती है, दुनिया में, भारत में भाषाएं कितनी हैं, भारत की भाषाएं कितनी हैं, किस परिवार की हैं, वो वर्गीकरण करोगे तो उनको उनकी बनावट की दृष्टि से कैसी हैं, और विशेषताओं की दृष्टि से किसमें है, संस्थाएं आ जाती हैं, संविधान में क्या रोल है, उनसे जुड़ी बोलियां कैसी हैं, हिंदी, हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं, उनसे जुड़ी संस्थाएं, उसके प्रचार प्रसार से, अलग अलग डिपार्टमेंट की वो कौन सी मैगजीन निकालती हैं, कब उनकी स्थापना हुई। जितनी चीजें आप पढ़ोगे वो उस टॉपिक से जुड़ी होंगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसा ही, या कांस्टेबल, कहीं ना कहीं पूछी गई होंगी। तो आपको लेवल भी सेट करना है कि कम से कम आए हुए पेपर का तो मैं कुछ नहीं जाने दूंगा इस टॉपिक से, चाहे वो कांस्टेबल में आया हो, चाहे वो एसआई में आया हो। फिर तो बहुत ही, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ो, सब पढ़ते हैं। वर्णमाला में अगर कुछ अतिरिक्त चीजें हैं, जैसे स्पर्श संघर्षी और संघर्षी, काकल्य वर्ण, तो कुछ चीजें होती हैं जो मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा, जो किताबी नॉर्मल चलती है उनसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा,
उनमें अगर आप एक्स्ट्रा लिख लोगे अंडरलाइन करके तो वो काम आएंगे कहीं ना कहीं। यूपी ट्रिपल एससी में इस चीज का मुझे बहुत एक्स्ट्रा फायदा मिला था और एसआई में भी मिला। तो बाकी आपके क्या है, एक एक टॉपिक पकड़े जाओ और टॉपिक का एक क्रम बना लो। जैसे इसमें क्या है, वर्णमाला, वर्णमाला के बाद में तद्भव तत्समय नहीं, आपको वर्णमाला के बाद में संधि पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वर्णमाला आ गई तो आपको संधि सबसे अच्छे से आ जाएगी। संधि के बाद में आपको समास आदि पे जाना चाहिए, समझे मेरी बात। फिर उसके बाद में शब्द आते हैं। जैसे व्याकरण के अगर 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, तो आप हिंदी व्याकरण को वैसे ही लेके चलो। पहले वर्ण विचार पढ़ो, वर्ण विचार से संबंधित टॉपिक संधि इत्यादि खत्म करो, फिर शब्द विचार पे आओ। शब्द विचार पढ़ोगे तो पता चलेगा व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, योग रूढ़, यौगिक पता चलेगा, स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पता चलेगा, अर्थ के आधार पर समानार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थ, विपरीतार्थक शब्द। इसी तरह प्रयोग के आधार पर विकारी, ये विकारी, विकारी पढ़ोगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वो पढ़ के निपटोगे तो ये विकारी, अव्यय, ये सारा समाप्त, शब्द खत्म। अब किस पे आगे, वाक्य विचार पर आगे। फिर वाक्य क्लियर करो। जब आप विकारी शब्द पढ़ोगे, संज्ञा पढ़ोगे तो लिंग और वचन पढ़ोगे, आगे आओगे तो कारक पढ़ लोगे, अव्यय में पढ़ोगे तो आपको अव्यय के भेद आ जाएंगे, क्रिया पढ़ोगे तो वाच्य और काल पढ़ लोगे। तो ये सारे जो टॉपिक है आपस में जुड़े हुए हैं। क्रम आपको आना चाहिए, क्रम कौन सा पढ़ना है, सारे क्लियर हो जाएंगे। एक चीज जो इस समय बहुत अहम रहेगी वो रहेगी हिंदी भाषा में पुरस्कार, प्रसिद्ध कवि। ये एक दिन में नहीं होते, इसके लिए आपको डेली डेली आदत डालनी होगी कि आज मैं 4 किताब पढ़ूंगा, आज मैं 4 किताब या एक लेखक के बारे में पढ़ के सोऊंगा, एक लेखक के बारे में नोट्स, या तो टीचर से या आप स्वयं भी चाहे तो सेल्फ, खुद आप एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, प्रेमचंद के बारे में, ऐसे आप एक लेखक के बारे में बना सकते हो। 2 दिन में भी आपने एक लेखक किया तो भी 1 महीने में 15 लेखक पूरे हो गए, 2 दिन में। ऐसे नहीं रोजाना एक लेखक, और आप देखोगे 3-4 महीने में आपको सारे लेखक याद हो जाएंगे। फिर छोटी छोटी ट्रिक अपने दिमाग में रख ली, इस प्रकार से। ऐसे आप थोड़ा सा आगे, जब आप मैथ पर आओ तो मैथ को 2 भागों में बांटा है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक मेंटल एबिलिटी। ये जो मेंटल एबिलिटी है ये रीजनिंग का पोर्शन है देखा जाए तो, क्योंकि संकेत संबंध, लॉजिकल डायग्राम, परसेप्शन, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब आपको रीजनिंग में मिलेंगे। लेटर सीरीज, अल्फाबेट, कॉमन सेंस, डायरेक्शन, लॉजिकल, आर्ग्यूमेंट, ये आपको किस में मिलेंगे, रीजनिंग में। और आप देखोगे कि रीजनिंग का ही जैसा होता है। आधा पोर्शन ही मैथ में संख्याओं का होता है, न्यूमेरिकल, जिसमें नंबर सिस्टम, सरलीकरण, और ये बिल्कुल क्रम से है, ये बिल्कुल क्रम से। डेसिमल, हालांकि संख्या के बाद में डेसिमल भिन्न पढ़ लोगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लोगे, तब आपको सरलीकरण करने में ज्यादा आसानी होगी, सिंप्लीफिकेशन करने में। उसके बाद में रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, अल्फाबेटिकल कंप्यूटेशन, मतलब बहुत ही सिंपल टॉपिक है। पूरा ऐसे नहीं कि सारा मैथ धर दिया हो, एक एक चीज को करते चलो। नंबर सिस्टम को इतना बढ़िया मोहित सर सुबह 10 बजे कराते हैं, शाम को 7 बजे अमित वर्मा सर, कि मजा आ जाता है पढ़ के। एक एक चीज को एक एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं, कोई ऐसा टाइप नहीं है जो सर ने छुआ ना हो। सोचो फ्री बिल्कुल एकदम क्लास में सुबह 10 बजे, बशर्ते कि आप रेगुलर उस क्लास को लो, नोट्स आदि बनाओ। इसी तरह का रीजनिंग देखोगे तो रीजनिंग को 3 चीजों में बांटा है, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी। अब तीनों के बिल्कुल अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, इसी प्रकार से करो। रीजनिंग को जब 3 टॉपिक में बांटा है तो आप इसको 3 तरीके से करो, और जब आप 3 तरीके से करोगे, मतलब 3, एक बार पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, उसके बचे टॉपिक, तो आप इन दी एंड देखोगे कि आपका एक भी सिलेबस का कोना छूटा नहीं होगा। जब आपके सिलेबस का कोई कोना छूटा नहीं होगा तो आप 150 जो प्रश्न पूछे गए उनमें से आप अच्छे खासे प्रश्न करके भी आओगे। पहले अंदाजा मत लगाओ, एक बार करना शुरू करो। आपको लगेगा ये तो बहुत दिन लगेंगे, लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे आप करते रहोगे, जैसे जैसे आप नजदीक जाते रहोगे, जैसे जैसे आप टॉपिक क्लियर करते रहोगे, वैसे वैसे आपको शुरुआत में तो ज्यादा समय लगेगा, धीरे धीरे कम समय लगना शुरू होगा, और फिर आप एक दिन देखोगे समय में आप अपना सिलेबस भी मार दोगे, और समय से आप उसका रिवीजन करते चले अपने टाइम टेबल में, तो आप देखोगे
कि आप अच्छा परफॉर्म भी करने लगोगे। तो लग जाइए अभी से कि इसमें वैकेंसी की घोषणा हो सकती है, और फिर अफरा तफरी मचती है। फिर आप क्या करते हो, शॉर्ट में ये थोड़ा पढ़ लूं, ये थोड़ा पढ़ लूं, इस थोड़े थोड़े के चक्कर में आप करके भी थोड़ा आते हो। और जब आप थोड़ा करके आते हो तो कोई ऐसा बच्चा होता है जो बहुत मेहनत कर रहा होता है, और जब आपका और उसका कंपैरिजन होता है तो यार जिसने ज्यादा मेहनत की है जीतेगा तो वही ना। फिर आप किसी ना किसी कारणवश रुकते हो, फिर पश्चाताप होता है कि काश मैं उस समय मेहनत करता, लेकिन तब तक वैकेंसी जा चुकी होती है। 4 साल से हम तो यही देख रहे हैं। 41,520 14 जनवरी 2018, फिर 49,568 की तैयारी, फिर जेल वार्डर की, एसआई की, यही चीज होती है। इसलिए जो तुम पहले कर लोगे। दूसरी बात, एसआई का अब देख, फर्जी तो भाई मैं करूंगा नहीं। एसआई का फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए, बढ़िया। एक एक रिजल्ट मेहनती कौन हुए सब आपको मिलेंगे, क्यों परेशान होना। उससे पहले आप लोग अपने सिलेबस को, एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज को अच्छे से कीजिए। एक एक चीज का ये सिलेबस है ओरिजिनल, ऐसे ही उसकी पूरी श्रृंखला बनाकर सीरीज में। और फिर देखो, क्लासेस सुबह 6 बजे से करंट अफेयर की होती है। ये करंट अफेयर की जो क्लास है, ये पीसीएस में इस बार लगभग 50 से 60 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में इस करंट की क्लास का महत्व तो बता रहा हूं, कुछ नहीं छूटता। तो आप इस करंट की क्लास को सुबह 6 बजे संजीत जी की जरूर लिया करो। धीरे धीरे 2-3 दिन लोगे तो आप उनके उसमें ढल भी जाओगे, आपको वो बुराई नहीं लगेगी। एक बार लेना शुरू कीजिए। 6 से 8 पूरी संपूर्ण रिवीजन भी होता है, हर चीज की डीपली एनालिसिस भी होती है। फिर 8 बजे रीजनिंग दीपक सर, फिर 9 बजे मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। कारण क्या है कि फिर तो मैं ना उस पर ध्यान नहीं देते हो, लगता है यार ये ध्यान ही नहीं दे रहे, इनको कचरा ही पढ़ना है तो क्या पढ़ाए। मेरा मन तो बहुत है कि मैं थ्योरी शुरू करूं, अच्छे टॉपिक से शुरू करूं। पर मैंने जीएसटी कराई थी, कहीं ढूंढ लो मिल जाए तो बता देना। कारण है कि मैं तुम्हें वैसा पढ़ाना चाहता हूं कि भाई तुम उस लेवल का पढ़ो कि फिर दुनिया में कोई चीज तुम्हारे आगे टिके ना। ऐसा भी नहीं कि मैं तुम्हें यूपीएससी के लिए, लेकिन मैं इतना तैयार कर देना चाहता हूं कि जो तुम्हारे साथ तैयारी करने वाले हैं वो सोचे भी ना उस लेवल का। इसमें मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं अगर मैं आपको उस लेवल की तैयारी करा रहा हूं कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आप उनसे आगे बढ़ पाओ। तो मैं गलत नहीं हूं, चाहे मैं कितने डीप कराऊं। आपको समझ में ऐसा लगता है कि ज्यादा डीप है, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको बाकियों को अंदाजा नहीं है। मुझे अंदाजा है कि बाकी कहां से किस तरह से पढ़ सकते हैं, आपको वो अंदाजा लेना पड़ेगा। अंदाजा